So cost of inventories comprise all cost of purchase, cost of conversion and other cost incurred in bringing the inventory to their present location and condition. So ये words याद रहेंगे ना, ये technical words यही use करने पड़ेंगे, present location and condition, ठीक है। सुकेश वो दरवाजा लगाओगे क्या, तो AC का इफेक्ट आएगा। कॉस्ट ऑफ परचेज देखो, द कॉस्ट ऑफ परचेज कंसिस्ट ऑफ द परचेज प्राइस इंक्लूडिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस अदर देन दोज सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम द टैक्सिंग अथॉरिटीज एंड अदर सो यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीट होना चाहिए, हाँ, क्योंकि परचेज प्राइस में इंक्लूड क्या है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, बट जो बाद में रिकवरेबल है फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटी, सो जैसे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है जीएसटी का, तो उस केस में जीएसटी आप ऐड नहीं करोगे इन्वेंट्री के परचेज कॉस्ट में, बट जो रिफंडेबल नहीं है वो कॉस्ट में ऐड करना है। एंड अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, मतलब फ्रेट वगैरह। ट्रेड डिस्काउंट्स, रिबेट्स, ड्यूटी ड्रॉबैक्स एंड अदर सिमिलर आइटम्स आर डिडक्टेड इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ परचेज। सो कॉस्ट ऑफ परचेज में इतना ही है, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज टैक्सेस ऐड करने पड़ेंगे परचेज प्राइस में, फ्रेट वगैरह है वो ऐड करना पड़ेगा, ट्रेड डिस्काउंट, ड्यूटी ड्रॉबैक्स वगैरह, रिबेट्स वो लेस करना है। सो यू विल गेट कॉस्ट ऑफ परचेज। देन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इंक्लूड कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। सो एग्जाम्पल इज डायरेक्ट लेबर। सो आपके पास कॉटन आ गया, ओके, 10 दिन में वो ऑटोमेटिक शर्ट नहीं बनेगा, आपको लेबर लगेगा, वर्कर्स लगेंगे, वर्कर्स को पेमेंट करना पड़ेगा। सो वो डायरेक्ट वेजेस इज द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। दे ऑल्सो इंक्लूड ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लाइक बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल। सो जो ओवरहेड्स होते हैं वो फिक्स्ड एंड वेरिएबल होते हैं। सो वेरिएबल मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जितना आपने यूज़ किया उतना ही कॉस्ट लगेगा, बट फैक्ट्री का अगर रेंट है या डेप्रीसिएशन, सो हम ऐसे नहीं बोल सकते ना कि ये पूरा महीना छुट्टी थी फैक्ट्री को, तो रेंट नहीं देते फैक्ट्री का, क्योंकि कुछ यूनिट्स ही प्रोड्यूस नहीं हुए हैं ना, तो रेंट कहाँ का। सो वो क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। आप प्रोडक्शन करो मत करो, ओवर टाइम करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, रेंट उतना ही देना है आपको, ओके। आप 24/7 प्रोडक्शन करो या उस यूनिट को बंद रखो पूरा महीना, आपको वो रेंट देना ही पड़ेगा। सो ये टाइप के जो एक्सपेंडिचर होते हैं दैट इज फिक्स्ड। एंड वेरिएबल मतलब अभी वेजेस के केस में भी सेमी वेरिएबल होता है। सो कुछ मैं फिक्स तुम्हें वेजेस दूंगी एंड प्लस जितने शर्ट्स बनाओगे पर शर्ट 100 रुपीज़, सो उसके वेजेस सेमी वेरिएबल हो गए। फिक्स वेजेस भी है कि तुम आ रहे हो काम कर रहे हो, बट आके तुम्हें इंस्टा नहीं देखना है, ओके। अगर आपके एम्प्लॉयज़ ने इंस्टा नहीं देखना है ऐसे आपको लग रहा है, तो आप उसको बोनसेस भी दो कि जितने शर्ट्स बनाओगे उतना वेजेस मिलेगा, वेरिएबल्स। सो वेरिएबल रखोगे तो ही वो काम करेगा। फिक्स है मेरी सैलरी, मैंने इंस्टा देखा क्या एंड शर्ट बनाया क्या, मेरी सैलरी तो फिक्स्ड है, ओके। सो लेथार्जिक हो सकता है लेबर, सो उस केस में आप सेमी वेरिएबल रख सकते हो, ओके। और पूरा ही आपको लग रहा है तो पूरा ही वेरिएबल रखो, काम किया तो ही मिलेगा, ओके। शर्ट्स बनाए तो ही वेजेस मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। सो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में ये आ गया डायरेक्ट वेजेस, और क्या आया, ओवरहेड्स, एंड वो दोनों ओवरहेड्स आ गए, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। द फिक्स प्रोडक्शन, डेप्रीसिएशन का भी सेम है, मशीन यूज ही नहीं किया हमने, प्रोडक्शन कहाँ पर, 1 महीना प्रोडक्शन नहीं था तो 1 महीने का डेप्रीसिएशन नहीं, ऐसे होगा क्या, डेप्रीसिएशन तो चार्ज करना ही पड़ेगा, तो वो फिक्स्ड हो गया, ठीक है। सो द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड शुड बी एब्सॉर्ब्ड सिस्टमैटिकली टू यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन ओवर द नॉर्मल कैपेसिटी। सो मशीनरी की कैपेसिटी आप
काउंट कर सकते हो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड में या नंबर ऑफ आवर्स इसका वर्किंग, मतलब ये मशीन का लाइफ है 10,000 आवर्स। 10,000 आवर्स होने के बाद ये मशीन बंद पड़ता है। ओके, ऐसे भी कैपेसिटी हम बता सकते हैं या यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस होने के बाद ये काम नहीं करेगा मशीन। सो ये जो उसकी नॉर्मल कैपेसिटी है, अगर हमने यूनिट्स टर्म में उसको किया तो मेरे फिक्स्ड ओवरहेड्स मतलब मेरा डेप्रीसिएशन 1 लाख है एंड इसकी नॉर्मल कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, इसका मतलब 10 रुपीज़ पर यूनिट। ये मैंने एब्सॉर्ब किया ना, फिक्स ओवरहेड एब्सॉर्ब किए इन ईच यूनिट। ओके, सो 10,000 कैपेसिटी है, फिर भले आप 2,000 ही प्रोड्यूस करो, आपको जो पर यूनिट 10 निकालना था, पर यूनिट एब्सॉर्प्शन फिक्स ओवरहेड का, उसके लिए जितना प्रोड्यूस किया वो नहीं डिनोमिनेटर में लेना है 2,000, डिनोमिनेटर में नॉर्मल कैपेसिटी लेनी है 10,000। ठीक है, पर यूनिट निकालने के लिए। ये सेंटेंस क्लियर है क्या? हाँ, तो उसका आगे एक्सेप्शन भी है इसलिए। सो नॉर्मल कैपेसिटी इज द प्रोडक्शन द एंटरप्राइज एक्सपेक्ट्स टू अचीव ऑन एन एवरेज over a number of periods or seasons under normal circumstances, taking into account the loss of capacity resulting from plant maintenance. So ये नॉर्मल कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स जो हमने निकाला, वो डिसाइड करते वक्त जो प्लांट मेंटेनेंस के लिए बंद रहता है, आपने कभी कभी देखा होगा लिफ्ट बंद होती है, अंडर मेंटेनेंस लिखा रहता है। सो वो मेंटेनेंस का टाइम छोड़ के ये नॉर्मल कैपेसिटी निकाली जाती है। ठीक है, ये जनरली कॉस्ट अकाउंटेंट हमें सब निकाल के देते हैं, इनका काम ही वही है ना, उनका स्कोप ही उतना है। कल देखा ना हमने, CMA के लिए सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही है, हमारे लिए बहुत कुछ है, तो ये काम उनको करने दो। आप उनके साथ उनको बुलाओ, मशीन दिखाओ, इसकी नॉर्मल कैपेसिटी बता दो। ठीक है, तो आपको मिल जाएगी नॉर्मल कैपेसिटी। The actual level of production may be used if it approximates the normal capacity. Okay, जो actual production आपका 9,900 हुआ तो वो आप डिनोमिनेटर में यूज कर सकते हो, ऐसे बोल रहे हैं, if it approximates the normal capacity. The amount of fixed production overheads allocated to each unit of production should not be increased as a consequence of low production or idle plant. Okay, so per unit production increase नहीं करना है आपको, फिक्स ओवरहेड का एलोकेशन पर यूनिट इंक्रीज नहीं करना है कि 1 लाख फिक्स ओवरहेड्स हुए डिवाइडेड बाय 2,000 यूनिट्स आपने किया तो क्या होगा, पर यूनिट बढ़ जाएगा ना, कितना आ रहा है वो 50 रुपीज़ पर यूनिट हो रहा है ना वो। तो वो बोल रहे हैं कि आइडल कैपेसिटी, आइडल प्लांट है आपका, आइडल प्लांट मतलब यूज़ नहीं किया। सो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लो प्रोडक्शन और आइडल प्लांट आपको पर यूनिट फिक्स ओवरहेड का चार्ज इंक्रीज नहीं करना है, एलोकेशन इंक्रीज नहीं करना है। ओके, उसकी नॉर्मल कैपेसिटी 10,000 की है, आपने उसको यूज़ नहीं किया, आपने 2,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस किए। ठीक है, सो आपको डिवाइड करते वक्त 2,000 से डिवाइड नहीं करना है, नहीं तो पर यूनिट चार्ज 50 आ जाएगा, तो आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ गया तो सेलिंग प्राइस बढ़ेगी, सेलिंग प्राइस बढ़ गई तो वो मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं होगी, क्योंकि यही मशीन आपका कॉम्पिटिटर यूज़ करेगा तो क्या होगा, उसके लिए तो 10 रुपीज़ है फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, उसके हिसाब से कॉस्ट उतनी है और अपने हिसाब से 50 आ रही है, फिर हमारी प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं बनेगी। ठीक है, आगे का पढ़ो। अनएलोकेटेड ओवरहेड्स that is under recovery are recognized as expense, as an expense in the period in which they are incurred. So 1 लाख फिक्स ओवरहेड्स है हमारे अपॉन नॉर्मल कैपेसिटी कितनी थी 10,000 यूनिट, सो पर यूनिट 10 आया था और हमने प्रोड्यूस कितने यूनिट्स किए थे 2,000 इंटू 10, 20,000 एब्सॉर्ब हो गए
एलोकेट हो गए फिक्स ओवरहेड्स, ओके 20,000 1 लाख में से, एंड जो अनएलोकेटेड 80,000 है उसका क्या करोगे? हाँ, सो अभी के लिए उसको एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर देना। नेक्स्ट ईयर अगेन 1 लाख लगेगा ना, वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड में क्या क्या आता है? फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ओके, डेप्रीसिएशन। आप यूज़ करो ना करो, वो चार्जेस तो पे करने ही है आपको। अगर वेजेस है लेबर के तो वो फिक्स्ड है, अगर तो वो आप बनाओ मत बनाओ फिक्स देना ही है। सो वो सारे फिक्स ओवरहेड्स आपके 1 लाख आ रहे हैं। आप प्रोडक्शन करो या ना करो, आपको वो खर्चा है। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, प्रोडक्शन नहीं हुआ इसलिए इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं पे करते हैं हम इस साल, तो इंश्योरेंस पॉलिसी वाले बोलेंगे आप मांगने के लिए आ जाओ क्लेम, तब देखते हैं आपको। फिर प्रीमियम तो पे करना ही पड़ेगा ना इंश्योरेंस का। तो वो सारा फिक्स ओवरहेड जो है वो आपका रिकवर नहीं हुआ, तो फिर वो एज एन एक्सपेंस P&L में दिखा देना है। मतलब आप वो इन्वेंट्री से रिकवर नहीं कर पाए, सेल होगी ना इन्वेंट्री, और वो सेल से रिकवर नहीं कर पाया, फिर वो कहाँ से रिकवर होता है? आपका जो प्रॉफिट मार्जिन था ना, ग्रॉस प्रॉफिट से ये P&L को डेबिट जाके आपका नेट प्रॉफिट कम होने वाला है। सो ऐसे आइडल मशीन रख के चलेगा क्या? बताओ। जितना आपका कैपेसिटी है उतना प्रोडक्शन होना चाहिए, और उतना कब होगा? अगर आपके प्रोडक्ट को डिमांड है तो प्रोडक्शन करोगे। क्लियर हुआ ये? आगे पढ़ो। इन पीरियड्स ऑफ एबनॉर्मली हाई प्रोडक्शन द अमाउंट ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स एलोकेटेड टू ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज डिक्रीज्ड। हाई प्रोडक्शन हुआ तो नॉर्मल कैपेसिटी से भी आपने हाई प्रोडक्शन किया, तो उस केस में ईच यूनिट का ओवरहेड एलोकेशन ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज डिक्रीज, so that inventories are not measured above cost. Variable production overheads are assigned to each unit of production on the basis of the actual use of the production facilities. Variable का तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, वो पर यूनिट ही होता है। जैसे पर शर्ट आपको 100 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो आपने 1000 शर्ट्स बनाए तो इंटू 100, तो वेरिएबल के केस में प्रॉब्लम ही नहीं आता पर यूनिट का एलोकेशन निकालते वक्त। प्रॉब्लम कौन से ओवरहेड्स में आता है? फिक्स्ड। सो ये सारे केसेस जो होंगे वो फिक्स्ड के होंगे या वेरिएबल के? फिक्स के ही होंगे, वेरिएबल में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है ना, क्योंकि पर यूनिट दिया ही रहेगा क्वेश्चन में, तो जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट का रेट। ठीक है। सो एग्जाम्पल 2, ABC Limited has a plant with the capacity to produce 1 lakh unit of product per annum and the expected fixed overheads is 18 lakh. Fixed overhead on the basis of normal capacity is ₹18. कैसे किया? 18 lakh fixed overheads है ना, divided by 1 lakh units which is normal capacity. So per unit आप कितना डालोगे? 18. Now case 1, actual production is also 1 lakh units. So fixed overheads on the basis of normal capacity and actual overhead will lead to the same figure. Okay, actual production चाहिए, हाँ इधर actual overhead नहीं, actual production. Fixed overheads on the basis of normal capacity and actual production will lead to the same figure of 18 lakh. Therefore it is advisable to include this on normal capacity. So actual production भी 1 लाख यूनिट्स हुआ, नॉर्मल कैपेसिटी भी 1 लाख थी, तो आप नॉर्मल कैपेसिटी एज अ डिनोमिनेटर ले सकते हो। इट इज़ एडवाइजेबल टू इंक्लूड दिस ऑन नॉर्मल कैपेसिटी। सो आप डिनोमिनेटर में नॉर्मल कैपेसिटी ले सकते हो। केस 2 में देखो, एक्चुअल प्रोडक्शन सिर्फ 90,000 यूनिट्स हुआ है,
Fixed overhead is not going to change with the change in the output and will remain constant at 18 lakh. Fixed overhead 18 lakh ही रहेंगे ना. Therefore, overheads on actual basis is 20 per unit. 18 lakh upon 90,000. क्योंकि 90,000 एक्चुअल प्रोडक्शन है. अगर आपने नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड किया 1 लाख से तो 18 पर यूनिट आता है, बट एक्चुअल से डिवाइड किया तो 20 पर यूनिट आ रहा है. हेंस बाय वैल्यूइंग इन्वेंट्री एट 20 ईच फॉर फिक्स ओवरहेड पर्पस इट विल बी ओवर वैल्यूड and the losses of rupees 1.8 lakh will also be included in closing inventory, leading to a higher gross profit than actually incurred. then नहीं चाहिए वहाँ पर, than करो, than actually. अभी मुझे बताओ पर यूनिट 20 कैसे निकाला, समझा सबको. 18 लाख अपॉन डिनोमिनेटर में उन्होंने नॉर्मल कैपेसिटी नहीं ली, एक्चुअल ली 90,000. उसकी वजह से वो 18 पर यूनिट की जगह 20 पर यूनिट हो गया. करेक्ट. अभी ये कैलकुलेट करो, आपके पास 90,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे ना आपने. 90,000 इंटू 20 करो. $18 lakh. ओके. Therefore, it is advisable to include fixed overhead per unit on normal capacity to actual production, that is 16.2 lakh, and rest 1.8 lakh should be transferred to P&L. So, क्या प्रॉब्लम हो रहा है देखो यहाँ पर. हमने अगर 20 रुपीज़ पर यूनिट लिया तो इसकी नॉर्मल कैपेसिटी है 1 लाख. करेक्ट. इसमें से 90,000 प्रोड्यूस हो गए अभी, उसकी अमाउंट 90,000 इंटू 20 वो आपने बताया 18 लाख. एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने इनकर किए आपने, 18 लाख ही ना. करेक्ट. सो और 10,000 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस किए तो 10,000 इंटू 20 2 लाख, बट वो इनकर ही नहीं हुए हैं 2 लाख. ओके. सो एक्चुअल कॉस्ट 18 लाख ही है ना. सो अभी तक आपने नॉर्मल कैपेसिटी पूरी यूज नहीं की, 10,000 यूज करना बाकी है ना. सो 10,000 का इंटू 20 करके 2 लाख आपकी कॉस्ट आ रही है उस 10,000 यूनिट्स की. बट 2 लाख कहाँ से आ गए, खत्म हुआ 18 लाख इधर ही. सो इसलिए ऐसे डिवाइड करना एक्चुअल आउटपुट से रॉन्ग है, वो बोल रहे हैं आपको. इवन इफ योर प्रोडक्शन इज 90,000 यूनिट्स, यू हैव टू डिवाइड बाय नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख ही, तो वो 18 आएगा. ओके. एंड देन 90,000 जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं मल्टीप्लाइड बाय 18 करो, 90,000 इंटू 18. हाँ, ये इसका कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन हुआ. एंड 16,20,000 दिस इज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन. एंड टोटल कॉस्ट कितना इनकर किया था आपने, 18 लाख माइनस 16,20,000. ये क्या किया हमने, 90,000 इंटू 18 ना. एंड ये कितना आ रहा है, बरोबर है का. 1,80,000 P&L को जाएगा क्योंकि ये अंडर रिकवर्ड है, अनएलोकेटेड है ना. ये 10,000 यूनिट्स इंटू 18 1,80,000 ये अनएलोकेटेड है, तो ये P&L को जाएंगे. ओके. सो हमें हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी से ही डिवाइड करना पड़ेगा. सो देयरफॉर इट इज़ एडवाइजेबल टू इंक्लूड फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट ऑन नॉर्मल कैपेसिटी टू एक्चुअल प्रोडक्शन. एक्चुअल प्रोडक्शन 90,000 है,
into 18, 16.2 lakh, and rest 1.8 lakh should be transferred to P&L account. समझ में आ गया? 90,000 से क्यों नहीं डिवाइड करना है? उससे डिवाइड किया तो 20 पर यूनिट आ रहा है, एंड उससे क्या हो रहा है? 1 लाख यूनिट्स नॉर्मल कैपेसिटी इंटू 20, मतलब 20 लाख हो रहा है वो, बट कॉस्ट ही आपकी 18 है, तो वो रॉन्ग कैलकुलेशंस हो रहे हैं. सेकेंड केस समझ में आ गई सबको? पहला क्या था? नॉर्मल कैपेसिटी इतना ही, दूसरा नॉर्मल कैपेसिटी से कम 90,000, एंड थर्ड केस हम ब्रेक के बाद करेंगे जिसमें नॉर्मल कैपेसिटी से ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा. इतने 3 ही सिचुएशन हो सकते हैं. और कुछ आ रहा है क्या आपको मन में, दिमाग में? एट नॉर्मल, अबाउ नॉर्मल, बिलो नॉर्मल. ओके, सो ये बाद में करते हैं. एक 10 मिनट ब्रेक लो एंड देन सर आने तक कंटिन्यू करेंगे. Yes, so case 3, actual production is 1.2 lakh units. So fixed overheads is not going to change with the change in output and will remain constant at rupees 18 lakhs. So therefore overheads on actual basis is 18 lakh upon 1.2 lakh will be 15. Check करो एक बार. 18 lakh divided by 1,20,000 will be rupees 15 per unit हो जाएगा. Hence by valuing inventory at rupees 18 each for fixed overhead purpose, we will be adding the element of cost to inventory which actually has not been incurred. So इस केस में देखो क्या होगा. अगर रुपीज 18 पर यूनिट से हमने लिया, 18 पर यूनिट कैसे आता है? नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड करके आता है ना, 18 लाख अपॉन 1 लाख, तो रुपीज 18 पर यूनिट आता है. और हमारा प्रोडक्शन 1,20,000 यूनिट्स हुआ है. सो 18 इंटू 1,20,000 कितना आ रहा है? 21,60,000. इतना एक्चुअल ओवरहेड्स है क्या? एक्चुअल ओवरहेड्स 18 लाख ही है. सो नॉर्मल कैपेसिटी से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ. नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख थी, प्रोडक्शन एक्चुअल हुआ 1,20,000. तो डिनोमिनेटर में क्या लोगे? नॉर्मल कैपेसिटी लोगे या एक्चुअल प्रोडक्शन? एक्चुअल प्रोडक्शन, क्योंकि नॉर्मल कैपेसिटी से पर यूनिट कितना आ रहा है? 18. $18 lakh डिवाइडेड बाय 1 लाख, एंड एक्चुअल प्रोडक्शन से डिवाइड किया तो 15. करेक्ट. कैसे किया? 18 लाख 1,20,000. सो अभी मैंने 15 इंटू 1,20,000 किया तो 18 लाख एग्जैक्ट आ रहा है. सो इस केस में हमें 15 पर यूनिट लेना पड़ेगा ना. सो 15 पर यूनिट आने के लिए आपको डिवाइड करते वक्त डिनोमिनेटर कौन सा लेना है? नॉर्मल कैपेसिटी लेनी है या एक्चुअल प्रोडक्शन? एक्चुअल प्रोडक्शन डिनोमिनेटर में. सो एक्चुअल प्रोडक्शन कौन से केस में लेना है? व्हेन एक्चुअल प्रोडक्शन इज मोर देन नॉर्मल कैपेसिटी. If actual production is equal to or less than normal capacity, then normal capacity लेनी है डिनोमिनेटर में, अदरवाइज एक्चुअल प्रोडक्शन. तीनों केसेस क्लियर है? सो वही दिया है उन्होंने. हेंस बाय वैल्यूइंग इन्वेंट्री एट रुपीज 18 ईच फॉर फिक्स ओवरहेड पर्पज वी विल बी एडिंग द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट टू इन्वेंट्री विच एक्चुअली हैज नॉट बीन इनकर्ड. ओके, अगर इन्वेंट्री को हमने 18 पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो टोटल 21,60,000 हो रहा था ना, उतना कॉस्ट ही इनकर नहीं किया है विच एक्चुअली हैज़ नॉट बीन इनकर्ड. एट रुपीज 18 पर यूनिट टोटल फिक्स ओवरहेड्स comes to 21.6 lakh, whereas actual fixed overhead expense is only 18 lakh. Therefore it is advisable to include fixed overhead on actual basis. So 3 केसेस के जगह लिख दो, ये हाईलाइट करो. यहाँ पर लिख दो नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख यूनिट्स.
नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख यूनिट्स। हाँ, फिर केस 1 के इधर ये अंडरलाइन करो, एक्चुअल प्रोडक्शन इज 1 लाख यूनिट्स। केस 2 हाईलाइट करो, एक्चुअल प्रोडक्शन इज 90,000 यूनिट्स। एंड केस 3 भी हाईलाइट करो, एक्चुअल प्रोडक्शन इज 1.2 लाख यूनिट्स। एंड ऊपर आपने नॉर्मल कैपेसिटी ली है। सो केस 1 का डिनोमिनेटर इज इक्वल टू नॉर्मल कैपेसिटी, केस 1। केस 2 डिनोमिनेटर इज इक्वल टू नॉर्मल कैपेसिटी। एंड केस 3 डिनोमिनेटर इज इक्वल टू एक्चुअल प्रोडक्शन। सो ऐसे लिख दो लेफ्ट साइड को। सो इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा रिवीजन में। सो नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख यूनिट्स। केस 1 में डिनोमिनेटर क्या लेना है? डिनोमिनेटर में लेना है आपको नॉर्मल कैपेसिटी। एंड केस 1 क्या है? एक्चुअल इज इक्वल टू नॉर्मल ना। वो केस लिखनी नहीं है, वो तो आपने अंडरलाइन किया ना कि एक्चुअल प्रोडक्शन 1 लाख है। केस 2 क्या है? एक्चुअल इज लेस देन नॉर्मल। तो उस केस में भी डिनोमिनेटर क्या आएगा? नॉर्मल। एंड लास्ट वन केस 3 एक्चुअल इज मोर देन नॉर्मल ना। तो उस केस में डिनोमिनेटर क्या आएगा? एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल प्रोडक्शन। नाउ जॉइंट और बाय प्रोडक्ट। सो कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन दोनों हो गया। नाउ जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स। सो जॉइंट प्रोडक्ट मतलब एक ही प्रोसेस से दो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जुड़े हुए, तो वो जॉइंट प्रोडक्ट्स हुए। दोनों प्रोडक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रोडक्ट सेलेबल है। ओके। एंड बाय प्रोडक्ट मीन्स एक मेन प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस करने का इंटेंशन था मैन्युफैक्चरर का, बट उसके साथ साथ ये बाय प्रोडक्ट भी आ रहा है। ओके। सो जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट में फ़र्क समझा आपको। जॉइंट प्रोडक्ट में दोनों केस में प्रोसेस एक ही है, एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, दोनों सेलेबल है, दोनों मैन्युफैक्चर करने का मैन्युफैक्चरर का इंटेंशन था, तो वो जॉइंट प्रोडक्ट हो गए। एंड बाय प्रोडक्ट मतलब मेरा इंटेंशन मेन प्रोडक्ट बनाने का था, उसके साथ ये भी आ रहा है। ओके। सो स्टील मैन्युफैक्चर करते वक्त कुछ स्क्रैप भी क्रिएट हो जाता है, सो वो बाय प्रोडक्ट हुआ। ओके। उसके बाद और क्या देखा था हमने? मोलासिस। करेक्ट। मोलासिस बाय प्रोडक्ट कब बनता है, कौन से प्रोसेस में? जब हम जैगरी बनाते हैं तब। ओके। काकवी बोलते हैं मराठी में, विच इज़ अ लिक्विड फॉर्म ऑफ जैगरी, वो बाय प्रोडक्ट है। और काकवी सेल भी होता है। आप कोल्हापुर, सांगली, सातारा साइड को जाओगे तो वहाँ पर आपको काकवी सेल करने वाले लोग मिलेंगे जो रोटी के साथ खाते हैं। सो इट्स लाइक अ लिक्विड फॉर्म ऑफ जैगरी। ओके। और क्या है बाय प्रोडक्ट बनते हैं ऐसे? कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या, तो वो उसका सेल कैसे होता है? बट वो मेन प्रोडक्ट है या बाय प्रोडक्ट, मतलब कम प्राइस पे सेल होता है? हाँ, तो वो भी हो गया उस केस में। ओके। नहीं, वो तो मेन प्रोडक्ट ही है ना। हाँ, तो वो बाय प्रोडक्ट हो गया। ओके। सो यहाँ पर उसका वैल्यूएशन देखो कैसे करना है एज पर AS2। इन केस ऑफ जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स द कॉस्ट इनकर्ड अप टू द स्टेज ऑफ स्प्लिट ऑफ
शुड बी एलोकेटेड ऑन रैशनल एंड कंसिस्टेंट बेसिस। सो जहाँ पर वो प्रोडक्शन प्रोसेस स्प्लिट हो गई उस स्टेज तक जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट लगी है वो एलोकेट करनी है ऑन रैशनल बेसिस। द बेसिस ऑफ एलोकेशन मे बी सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ओके, एलोकेशन के लिए बेस क्या लेना है कि इस पॉइंट को मैंने अगर सेल किया तो क्या प्राइस आएगी, उस प्राइस पे एलोकेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट्स स्क्रैप्स एंड वेस्ट आर यूजुअली नॉट मटेरियल, दीज आर देयरफॉर वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बाय प्रोडक्ट्स का वैल्यूएशन नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे होता है हमेशा। द कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट इज देन वैल्यूड एज जॉइंट कॉस्ट माइनस नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट्स स्क्रैप्स और वेस्ट। ओके, सो कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट कैसे निकालना है, कॉस्ट जॉइंट कॉस्ट माइनस हाँ NRV ऑफ स्क्रैप और NRV ऑफ बाय प्रोडक्ट और NRV ऑफ वेस्ट। ओके, सो जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स, सो जॉइंट कॉस्ट लगी, बाय प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा था उसको कुछ अलग कॉस्ट नहीं लगी, यही प्रोडक्शन प्रोसेस की कॉस्ट लगी थी। सो वो जॉइंट कॉस्ट माइनस NRV करके कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट मिलेगा आपको। सो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर कुछ बाय प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है तो वो NRV पे वैल्यू होगा एंड वो NRV माइनस करनी है आपको मेन प्रोडक्ट के कॉस्ट से, अलग से नहीं दिखा रहे हैं वो, ये S2 में दिया हुआ है। नाउ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का थर्ड पार्ट था अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज देखा हमने कन्वर्जन कॉस्ट में, मेनली वो फिक्स ओवरहेड के 3 केसेस थे एंड अदर कॉस्ट में ABCD है। देखो, दीज में बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री प्रोवाइडेड दे आर इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। अंडरलाइन करो, कॉस्ट ऑफ डिजाइन फॉर एग्जाम्पल फॉर अ कस्टम मेड यूनिट may be taken as part of inventory cost. Okay, so जो भी cost incur की है to bring the inventory to their present location and condition. आप कार मैन्युफैक्चरर हो, किसी कस्टमर ने डिमांड किया कि मुझे प्लेन कार नहीं चाहिए, पेंटेड कार चाहिए, ये पेंटिंग कर दो पेंट, तो वो जो पेंटिंग स्पेसिफिक उस कस्टमर के लिए आप कार पे करोगे उसके कॉस्ट का क्या करोगे, उससे ही रिकवर करोगे ना। कस्टम मेड कार है, तुम्हें ही ज़्यादा पे करना पड़ेगा, करेक्ट। तो जिस लोकेशन पे एंड जिस कंडीशन में उस कस्टमर को वो इन्वेंट्री चाहिए, वहाँ तक का जो खर्चा है वो इन्वेंट्री में ऐड करो, ठीक है। अगर कोई कस्टमर प्लेन कार ले रहा है आपसे विदाउट पेंटिंग, तो प्लेन कार मैन्युफैक्चर करने के लिए जितनी कॉस्ट लगेगी उतनी ऐड करोगे ना, और कस्टम मेड कुछ आ गया तो उतनी कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी, कस्टमाइजेशन की जो भी कॉस्ट लगेगी। सेकंड देखो, वो भी अंडरलाइन करो, इंटरेस्ट एंड अदर बोरोइंग कॉस्ट आर यूजुअली कंसिडर्ड एज नॉट रिलेटिंग टू ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। सो हम स्टार्टअप है तो हमें इन्वेंट्री प्रोड्यूस करने के लिए, या अगर हम ट्रेडर है तो इन्वेंट्री परचेस करने के लिए हमने लोन लिया है, हमने जो कैपिटल डाला था वो सफिशिएंट नहीं है टू परचेस द इन्वेंट्री, इसलिए हमें लोन लेना पड़ा और उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। सो इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट, सो वो जो इंटरेस्ट आपने पे किया ऑन लोन फॉर द परचेस ऑफ इन्वेंट्री, तो वो इंटरेस्ट यूजुअली ऐड नहीं होता है, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज द कॉस्ट रिलेटिंग टू ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। अभी एक दूसरा बिजनेसमैन है जिसके पास बहुत पैसा है, तो उसको लोन लगा ही नहीं ना, तो उसके इन्वेंट्री के कॉस्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा, बट हमें लोन लग रहा है, हमारे इन्वेंट्री में इंटरेस्ट आ गया तो अगेन कॉम्पिटिटिव प्राइस होगी क्या, बताओ? नहीं, तो इंटरेस्ट ऐड करना ही नहीं है इसलिए किसी ने भी। तो ये इंटरेस्ट कहाँ पर डेबिट करोगे? P&L को। अभी ये आपका प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम है कि हमें इंटरेस्ट लग रहा है, हमें लोन लेना पड़ रहा है। आप स्टार्टअप हो, ये आपका प्रॉब्लम है। हमारे पास है कैपिटल, तो विदाउट लोन हमने इन्वेंट्री ली है,
सो जनरली वो क्या बोल रहे हैं, जनरली इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट आर नॉट कंसिडर्ड एज अ cost relating to bringing the inventory to their present location and condition. These costs are therefore not usually included in cost of inventory. Interest and other borrowing costs are however taken as part of inventory cost where the inventory necessarily takes substantial period of time for getting ready for its intended use or intended sale. For example of inventory is wine. ठीक है, सो वाइन प्रोडक्शन आपका है, वाइन इन्वेंट्री है आपकी, तो उस केस में वाइन टेक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड सेल. तो उस केस में अगर आपने लोन लिया है तो उसके ऊपर के इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट का क्या करोगे, ऐड. आपका इन्वेंट्री है बिल्डिंग, तो आप AS7 में जाओगे, क्योंकि बिल्डिंग ऑल्सो टेक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड सेल, बट बिल्डिंग इज नॉट कवर्ड अंडर AS2, इट इज कवर्ड अंडर AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. सो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल बिल्डिंग का नहीं लिया है, वाइन का लिया है. वाइन इज कवर्ड अंडर AS2. ओके, सो जिसके लिए सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, तो AS2 में दैट सब्सटैंशियल पीरियड इज नॉट डिफाइंड. सो यहाँ पर अकाउंटेंट एंड ऑडिटर को एक कॉमन सेंस लगाना है. सब्सटैंशियल पीरियड मतलब क्या होगा, जनरली मोर देन, हाँ इतना नहीं, 1 ईयर, हाँ 10 मंथ्स भी. ओके, बाकी के प्रोडक्ट्स इमेजिन करो, वो बनाने के लिए इतना टाइम लगता है क्या? कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इतना टाइम नहीं लगता है, महीनों के महीनों. कंस्ट्रक्शंस में लगता है, बट वो AS2 में कवर ही नहीं है. एग्रीकल्चर, सो वन ईयर का क्रॉप्स हो सकते हैं ना, ईयरली सीजनल, जैसे कि मैंगोज, इट टेक्स टाइम 1 ईयर. ओके, सो 1 ईयर तक ठीक है. सो 1 ईयर से एक्सेस, ये इनको भी यही एग्जाम्पल मिला वाइन. ओके, कि जिसको सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड सेल. सो मैं जो सेंटेंसेस बार बार रिपीट कर रही हूँ, वो क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि वो आपके आंसर में आने चाहिए. गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड सेल, सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, सो इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट कब ऐड करना है, कब नहीं करना है, नॉर्मली नहीं करना है, बट अगर वाइन है तो करना है. ओके, सो सी द स्टैंडर्ड इज साइलेंट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल्स. ओके, सो इंटेंजिबल्स का अमोर्टाइजेशन, जैसे कि प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए आपने एक टेक्निकल नो हाउ, ओके, नो हाउ, जापानीज नो हाउ आपने लिया है और उनको आप रॉयल्टी पे कर रहे हो, तो उसके बारे में स्टैंडर्ड इज साइलेंट. उसका क्या करना है नहीं पता है. सो इंड AS2 है, इंड AS2 इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, जो आप सीखोगे CA फाइनल में. सो उन्होंने दिया है कि उसको इंक्लूड करना है इंड AS2 में. इधर हमारा स्टैंडर्ड साइलेंट है, क्योंकि ये दिमाग में ही नहीं आया इंडियन प्रैक्टिसेस में. अरे इंटेंजिबल के ऊपर भी होता है ना, उसको भी ऐड करना पड़ेगा ना. ये तो सब पुराना हुआ ना. ओके, इंटेंजिबल्स, नो हाउ, रॉयल्टी, ये तो अभी अभी आने लगा है, तो उसकी ट्रीटमेंट ही किसी को पता नहीं थी. सो स्टैंडर्ड इज साइलेंट. सो द स्टैंडर्ड इज साइलेंट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल्स फॉर asserting inventory cost. It nevertheless appears that amortization of intangibles related to production, example patent rights of production or copyright for publisher, should be taken as part of the inventory cost. So standard is silent, but common sense लगाओ, लॉजिक लगाओ कि पेटेंट राइट्स आपको जो मिले हैं प्रोडक्शन के, मतलब सिर्फ आपके पास राइट है ना वो प्रोडक्शन का, तो वो पेटेंट राइट्स का जो पेमेंट आप कर रहे हो, वो अमाउंट आपको ऐड करनी पड़ेगी ना इन्वेंट्री में लॉजिकली.
क्योंकि वो राइट का पेमेंट आपने किया तो ही आप प्रोडक्शन कर सकते हो. सो दैट कॉस्ट इज नेसेसरी टू ब्रिंग द इन्वेंट्री. हाँ, बढ़ जाएगी फिर. सो ये आपका प्रॉब्लम है कि आपके पास ये नहीं है. और पेटेंट राइट्स कौन लेते हैं? जिनकी मोनोपोली है वही लेते हैं पेटेंट राइट्स. तो उनको मार्केट प्राइस से फ़र्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि वही मार्केट प्राइस डिसाइड करते हैं. ओके. एंड दूसरा कि और कॉपीराइट फॉर अ पब्लिशर. सो पब्लिशर को कॉपीराइट का जो आप सी देखते हो, बुक पे देखते हो सी, उसके लिए सी आने के लिए पेमेंट करना पड़ता है. दैट पेमेंट शुड बी एडेड इन द इन्वेंट्री कॉस्ट. ओके. मतलब आपके जो बुक्स के ऊपर पब्लिशर ने कॉपीराइट लिया है, उस बुक्स का इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, तो वो बुक्स का वैल्यूएशन करते वक्त, कॉस्ट निकालते वक्त आप वो कॉपीराइट्स का जो अमाउंट है वो ऐड करोगे उसमें पर यूनिट. ठीक है. एंड अगेन ये फिक्स ओवरहेड्स अगर है, कॉपीराइट का पेमेंट एंड पेटेंट राइट्स का पेमेंट आप कैसे कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है. ये इट मे बी वेरिएबल, इट मे बी पर बुक ऑल्सो, और इट मे बी फिक्स्ड ऑल्सो. सेम विथ पेटेंट राइट्स, इट मे बी वेरिएबल और इट मे बी फिक्स्ड ऑल्सो. सो वेरिएबल है तो नो प्रॉब्लम, फिक्स्ड है तो वो 3 केसेस. ठीक है. एंड एक्सचेंज डिफरेंसेस आर नॉट टेकन इन इन्वेंट्री कॉस्ट. सो जनरली वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि कॉस्ट नेसेसरी टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन ऐड करना है. इंटरेस्ट बोरोइंग कॉस्ट जनरली ऐड नहीं करना है. अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल्स के बारे में तो साइलेंट ही है AS2, बट कॉमन सेंस लॉजिकली आप जाओगे तो उसको ऐड करना पड़ेगा. एंड एक्सचेंज डिफरेंसेस आर नॉट टेकन इन इन्वेंट्री कॉस्ट. फॉरेन एक्सचेंज का जो डिफरेंस आएगा, जब आपने रॉ मटेरियल परचेस किया था तब $1 इज इक्वल टू 80 था, फिर बैलेंस शीट डेट को वो कुछ अलग हो गया, 82 हो गया. तो वो 80 एंड 82 का जो एक्सचेंज डिफरेंस है वो इन्वेंट्री में नहीं लेना. ठीक है. कन्वर्जन कॉस्ट देखो क्या क्या होते हैं. एक होता है डायरेक्ट लेबर, उसका तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है. फैक्ट्री ओवरहेड्स में 2 है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल. वेरिएबल का कुछ प्रॉब्लम नहीं है एट एक्चुअल प्रोडक्शन. फिक्स में क्या है? एट नॉर्मल कैपेसिटी अगर प्रोडक्शन है आपका एंड एट एक्चुअल प्रोडक्शन है तो. सो नॉर्मल कैपेसिटी को कितने स्टार्स है? 1 स्टार. सो 1 स्टार का एक्सप्लेनेशन है व्हेन एक्चुअल प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट इक्वल और लोअर देन द नॉर्मल कैपेसिटी, तो नॉर्मल कैपेसिटी यूज करना है फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट निकालने के लिए. करेक्ट. एंड एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए 2 स्टार है व्हेन एक्चुअल प्रोडक्शन इज हायर देन द नॉर्मल कैपेसिटी. फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट निकालने के लिए क्या यूज करना है? एक्चुअल प्रोडक्शन यूज करना है. ठीक है. सो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का हो गया. डायरेक्ट लेबर का हुआ. जॉइंट कॉस्ट में अगेन मेन और जॉइंट. सो मेन सेल वैल्यू एट सेपरेशन लेना है, सेल वैल्यू एट कंप्लीशन ले सकते हो आप, कौन सा भी. 3 स्टार का क्या बोल रहे हैं? एलोकेशन एट रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस. एंड बाय प्रोडक्ट्स का, बाय प्रोडक्ट्स इज मेजर्ड एट NRV. द NRV इज डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ मेन और जॉइंट प्रोडक्ट. सो आपको कन्वर्जन कॉस्ट के लिए ये सिर्फ टेबल करोगे तो काम हो रहा है आपका. इस टेबल में ही सब दिया हुआ है ना. फिक्स का क्या करना है, फिक्स ओवरहेड का, वेरिएबल का क्या करना है, डायरेक्ट लेबर का क्या करना है, जॉइंट प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट का क्या करना है, बाय प्रोडक्ट का क्या करना है. यही सब आता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में, जो आपने यहाँ पर देखा. ये सब कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन. ओके. सो टेबल को ही हाईलाइट करके रखो. रिवीजन करते वक्त आपको ये टेबल करना है. देन एक्सक्लूजन्स फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, जिसको स्टार मार्क करो क्योंकि ये पूछा जाता है थ्योरी में क्वेश्चन. सो इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इट इज अप्रोप्रिएट टू एक्सक्लूड सर्टन कॉस्ट एंड रिकॉग्नाइज देम एज एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड.
Examples of such costs are abnormal amounts of wasted material, labor और other production costs. So abnormal losses जो है वो क्या करने हैं आपको, P&L डेबिट करने हैं. सेकेंड स्टोरेज कॉस्ट, ये कल देखा था हमने. जनरली स्टोरेज कॉस्ट क्या करना है, एक्सक्लूड अनलेस द प्रोडक्शन प्रोसेस रिक्वायर्स सच स्टोरेज. सो हमने देखा था डेयरी प्रोडक्ट्स के केस में, पेरिशेबल गुड्स के केस में स्टोरेज इज नेसेसरी ना, प्रोडक्शन प्रोसेस रिक्वायर्स दैट स्टोरेज. In that case storage cost will be included in inventory. Then administrative overheads that do not contribute to bringing the inventories to their present location and condition, तो वो exclude करना है, and selling distribution भी exclude करना है. So abnormal losses, storage cost, administrative, selling distribution. Cost formula already आपने सीखे, FIFO weighted average. LIFO भी सीखा होगा, last in first out. तो वो LIFO, हाँ, LIFO is not recommended in AS2. So mostly inventories are purchased or made in different lots. Okay, either आप different lots में purchase करोगे या different lots में produce करोगे. And unit cost of each lot frequently differ. So मैंने last month में cotton लिया तब 10 रुपये पर kg मिला, last week 11 पर kg मिला, आज 12 पर kg मिला. ओके, सो लॉट्स में आप परचेज कर रहे हो तो पर लॉट क्या होता है, प्राइस चेंज होती है. ओके, सो लॉट unit cost of each lot frequently differs. So in all such circumstances, determination of closing inventory cost requires identification of units in stock to have come from a particular lot. So जो stock में include है वो कौन से lot वाला include है, 10 वाला, 11 वाला, 10 पर kg वाला include है कॉटन स्टॉक में इन्वेंट्री में, या 12 पर kg वाला है, या कौन सा है इन्वेंट्री में. सो दिस स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन इज बेस्ट वेयर एवर पॉसिबल. अगर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये 12 पर kg वाला कॉटन पड़ा हुआ है तो आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, इट्स कॉस्ट इज 12 पर kg. In all other cases, if specific identification is not possible, then वो other case हो गई ना. So in that case, the cost of inventory should be determined by FIFO or weighted average cost formulas, जो आपने फाउंडेशन में सीखे. FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले परचेज किया वो पहले बाहर गया, सो लेटेस्ट वाला इन्वेंट्री में है. वेटेड एवरेज मतलब क्या करो, हर लॉट का क्वांटिटी, फर्स्ट लॉट में 1000 क्वांटिटी परचेज किया एट द रेट ऑफ 10, so 1000 into 10, next lot में 2000 into 11, 3000 into 12, ये weighted average की total divided by units. okay, 1000 plus 2000 plus 3000, 6000 से डिवाइड करना है तो आपको वो मिलेगा weighted average price per unit. उस प्राइस से आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ यूनिट्स इन द इन्वेंट्री. याद आया क्या weighted average price? सो इसमें इस दो में से आप फॉर्मूला लगा सकते हो. नहीं तो एक था स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, तो जिसमें मुझे आइडेंटिफाई हो रहा है इट्स 12 पर kg, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है. सिंपल एवरेज एंड लीफो पढ़ा क्या आपने, नहीं पढ़ा तो नहीं दिया है, मतलब AS2 में सिंपल एवरेज एंड लीफो दिया नहीं है, फीफो एंड वेटेड एवरेज दिया है. द फॉर्मूला यूज शुड रिफ्लेक्ट द fairest possible approximation to the cost incurred in bringing the items of inventory to their present location and condition. So ये फॉर्मूला आप लगा रहे हो, हाँ, एस्टिमेट करके. आप मतलब ओनर कंसल्टेंसी आपसे ही लेगा या CMA से लेगा. सो सब एस्टिमेट पे चल रहा है. सो कॉस्ट फॉर्मूले कौन से है, एज पर AS2, फीफो एंड वेटेड एवरेज. अदर टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट मेजरमेंट पता है क्या आपको? इंस्टेड ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट में बी टेकन एज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड्स फेयरली अप्रॉक्सीमेट द एक्चुअल. सो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो एक्चुअल आपको लगी वो नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो लगती है वो भी आप यूज़ कर सकते हो. दीज आर द अदर टेक्निक्स of cost measurement. Such standards
for finished or partly finished use should be set in the light of normal levels of material consumption, labor efficiency and capacity utilization. सब नॉर्मल लेना है कि नॉर्मल कैपेसिटी यूज़ की मशीन की, लेबर भी नॉर्मल यूज़ किया, लेबर एफिशिएंसी भी नॉर्मल एंड मटेरियल कंजम्पशन भी नॉर्मल लेवल पे. तो इस केस में क्या कॉस्ट लगेगी? नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ मशीन, नॉर्मल रॉ मटेरियल का कंजम्पशन लेवल एंड नॉर्मल लेबर एफिशिएंसी, ये यूज़ करके जो कॉस्ट आएगी दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट. सो वो भी आप ले सकते हो एज अ कॉस्ट मेजरमेंट टेक्निक इंस्टेड ऑफ एक्चुअल कॉस्ट. The standards so set should be regularly reviewed and if necessary be revised to reflect current conditions. So ये रिव्यू करते रहना है एनुअली स्टैंडर्ड कॉस्ट, कि ये जो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाले वो करेक्ट है क्या या चेंज करने पड़ेंगे टू रिफ्लेक्ट द करंट कंडीशन. सो अगर नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल एफिशिएंसी या नॉर्मल रॉ मटेरियल कंजम्पशन लेवल, इन तीनों में से एक भी फैक्टर चेंज हो गया तो स्टैंडर्ड कॉस्ट चेंज हो जाएगी ना. ओके. एंड इन रिटेल बिजनेस वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ रैपिडली चेंजिंग आइटम्स आर ट्रेडेड, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ आइटम्स मे बी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन. दिस द यूनिट डेल्ट बाय अ रिटेलर हाउएवर आर usually sold for similar gross margins, and a retail method to determine the cost in such retail trades makes use of the fact. By this method cost of inventory is determined by reducing, ये underline करो, sale value of unsold stock by appropriate average percentage of gross margin. So retail method में cost कैसे निकालते हैं? सेल वैल्यू से क्या लेस करना है? ग्रॉस मार्जिन, appropriate average percentage of gross margin. So सेल वैल्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट रेट, उल्टा जाना है कॉस्ट निकालने के लिए, सेल माइनस प्रॉफिट करना है. ठीक है. सो ये रिटेल मेथड भी इन्वेंट्री टॉपिक में थी. हाँ, फाउंडेशन में ये दो कॉस्ट मेजरमेंट के टेक्निक्स है, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड रिटेल प्राइस और रिटेल मेथड. सो रिटेल मेथड देखो, अ ट्रेडर परचेज सर्टन आर्टिकल्स फॉर ₹85,000. ही सोल्ड सम ऑफ द आर्टिकल्स फॉर ₹1,05,000. सम ऑफ द आर्टिकल्स, सारे नहीं सोल्ड किए उसने, मतलब है इन्वेंट्री में. द एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस मार्कअप इज 25% ऑन कॉस्ट. ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट वॉज 15,000. सो देखो यहाँ पर सेल वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड परचेसेस. सो ओपनिंग स्टॉक 15,000 था आपके पास, आपने और परचेस कितने के किए? 85,000 के. सो 15,000 प्लस 85,000 कितना होता है? 1 लाख. 1 लाख कॉस्ट हुई ना. ओपनिंग स्टॉक कितना है? 15,000. परचेसेस बताओ 85,000. टोटल 1,000 कॉस्ट लगी आपको एंड इसके ऊपर आपका मार्जिन कितना होता है? 25% ना. मार्कअप, ग्रॉस मार्कअप इज 25% ऑन कॉस्ट. सो कितना आ रहा है वो? एड मार्कअप. सो सेल वैल्यू बताओ 1 लाख. दिस इज सेल वैल्यू ऑफ व्हाट? सेल वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस की है ये सेल वैल्यू. करेक्ट. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस की कॉस्ट 1 लाख है, बट ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस की सेल वैल्यू 1,25,000 है एंड सम ऑफ द गुड्स आर सोल्ड ना फॉर 1,05,000. करेक्ट. सो इसका डिफरेंस 20,000 स्टॉक है, बट ये स्टॉक का सेल वैल्यू है
इससे आप माइनस करोगे 25%. सो 20,000 इंटू 25 अपॉन 125 करना पड़ेगा. क्यों? पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना. 100 कॉस्ट है तो प्रॉफिट 25 एंड सेलिंग प्राइस 125. अगर सेलिंग वैल्यू 20,000 है तो कॉस्ट कितना आएगा, या सॉरी प्रॉफिट कितना आएगा. सो क्या किया, 20,000 इंटू 25 अपॉन 125, 4,000. सो प्रॉफिट 4,000 लेस करने के बाद 16,000 आ रहा है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. ठीक है. सो ये पार्ट तो इजी था, 20,000 माइनस 4,000 इज 16,000. बट 20,000 पे कैसे आना है आपको? ओपनिंग स्टॉक एंड परचेसेस को सेल वैल्यू पे लेके जाना है पहले, एंड देन एक्चुअल सेल माइनस करना है. तो आपको क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा, बट क्लोजिंग स्टॉक की सेल वैल्यू मिलेगी, उससे आपको माइनस करना है मार्कअप, मार्जिन, एंड देन यू विल गेट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. इस मेथड को क्या बोलते हैं? रिटेल मेथड. सो जहाँ पर रिटेलर्स होते हैं और कॉस्ट नहीं पता है उनको, कॉस्ट चेंज होती है हमेशा फास्ट, तो वो ऐसे उल्टा जाते हैं जिसमें मार्जिन फिक्स्ड ही है. ओके. सो मार्जिन इज ऑन सेल्स एंड मार्कअप इज ऑन कॉस्ट. ये हाईलाइट करके रखो. मार्जिन अगर वर्ड है तो वो ऑन सेल्स होता है, एंड मार्कअप वर्ड यूज किया है तो वो हमेशा ऑन कॉस्ट होता है. सो मार्कअप 25% ऐसे दिया है क्वेश्चन में, तो आप पूछोगे क्या? किसको पूछोगे? किसी को नहीं पूछ सकते एग्जाम में. किसको पूछोगे कि कॉस्ट पे लेना है या सेल पे? सो मार्कअप मतलब कॉस्ट पे, एंड मार्जिन मतलब सेल वैल्यू पे लेना है. तीन पैराग्राफ्स बाकी है एंड ये स्टैंडर्ड खत्म हो गया. AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. अभी सब NRV वाला पार्ट बाकी है. कॉस्ट वाला पार्ट समझ गया ना आपको? कॉस्ट के मेजरमेंट्स कैसे करने हैं, कॉस्ट ऑफ परचेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट. ओके. और कुछ टेक्निक्स कौन से देखे हमने? स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड रिटेल मेथड. तो कॉस्ट आ गई, दैट यू विल कंपेयर विथ NRV. सो NRV के एस्टिमेट्स देखो कैसे करने हैं. एस्टिमेट्स ऑफ NRV आर बेस्ड ऑन द मोस्ट रिलायबल एविडेंस अवेलेबल एट द टाइम द एस्टिमेट्स आर मेड एज टू द अमाउंट द इन्वेंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज. सो जिस टाइम को आपको NRV चाहिए उस टाइम का रिलायबल इंफॉर्मेशन ढूंढो एंड एस्टिमेट करो. These estimates take into consideration fluctuations of price or cost directly relating to events occurring after the balance sheet date to the extent that such events confirm the conditions existing at the balance sheet date. So ये estimates NRV के करते वक्त आपको 31 मार्च को लगेगा जनरली NRV, क्योंकि हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री 31 मार्च को जनरली करेंगे ना. सो 31 मार्च को NRV निकालना मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब फ्यूचर में इसकी क्या वैल्यू आएगी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या होगी. सो ये हम कर रहे हैं 10 अप्रैल को, 31 मार्च का वैल्यूएशन. सो 31 मार्च के बाद 10 दिन हो चुके हैं. सो उस 10 दिन में आफ्टर बैलेंस शीट डेट, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, to the extent such events confirm the conditions existing at the balance sheet date. उस 10 दिन में ऐसे कुछ events हुए. ओके. फॉर एग्जाम्पल EV, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर EV को सब्सिडी है जो एंड होने वाली है 30 मार्च या 31 मार्च को अभी, एंड 10 अप्रैल को अनाउंसमेंट आ गई कि वो सब्सिडी हम एक्सटेंड कर रहे हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी.
तो ईवी के प्राइजेस का क्या होगा? अगर वो सब्सिडी एक्सटेंड कर रहे हैं तो क्या होगा, नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? प्राइजेस कब बढ़ेंगे? सब्सिडी नहीं मिली तो बढ़ेंगे, सब्सिडी मिली तो वैसे ही रहेंगे। सो ये मुझे 10 अप्रैल को समझा कि मिल गई है, सब्सिडी एक्सटेंड हो गई है, तो आप प्राइजेस का क्या करोगे? ईवी के इन्वेंट्री जो बची है आपकी उसी प्राइस पे रखो, जो सब्सिडाइज्ड अमाउंट पे आप कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी है सब्सिडी। बट अगर 10 अप्रैल को आपको समझा नहीं बढ़ा रहे, वो एक्सटेंड नहीं कर रहे सब्सिडी, तो आपकी एनआरवी क्या होगी फिर? क्योंकि सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगी ना ईवी की। सो दीज आर द इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट टू द एक्सटेंट सच इवेंट्स कन्फर्म। क्या कन्फर्म कर रहे हो वो? द कंडीशंस एग्जिस्टिंग एट द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट को क्या कंडीशन थी, क्या कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी? देयर मे बी एक्सटेंशन ऑफ सब्सिडी और देयर मे नॉट बी, ये कंडीशन थी। उसका कंफर्मेशन आपको 10 अप्रैल को मिल गया ना कि एक्सटेंड हो गई या नहीं हो गई। वो कंफर्मेशन मिलने के बाद आप एनआरवी कंफर्म कर पाओगे। सो समझ में आ गया वो इवेंट क्या हुआ? नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। इट्स द इवेंट दैट इज कंफर्मिंग द कंडीशन एग्जिस्टिंग एट द बैलेंस शीट डेट। सो ऐसे एस्टिमेट करना है एनआरवी। देन कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। The comparison between cost and NRV should be made on item by item basis. In some cases, nevertheless, it may be appropriate to group similar or related items. So, example 4, the cost, NRV and inventory value of two items that a company has in its inventory are given below. So, item 1 cost 50,000 है, NRV 45, तो रिकॉर्ड होगा 45 पे। आइटम 2 का कॉस्ट है 20,000, एनआरवी है 24, तो रिकॉर्ड होगा 20 पे। सो इन्वेंट्री वैल्यू हो गई 65,000। एस्टिमेट्स ऑफ एनआरवी शुड बी बेस्ड ऑन एव्हिडन्स अवेलेबल ॲट द टाइम ऑफ एस्टिमेशन ना। आत्ता आपण एस्टिमेट करायला बसलो तर जे काही एव्हिडन्स आहेत त्यावर एस्टिमेट करणार ना। अभी हम एस्टिमेट्स करने के लिए बैठे, तो अभी जो एविडेंसेस अवेलेबल है उसके ऊपर ही एस्टिमेट करेंगे, करेक्ट? NRV is the estimated selling price in the ordinary course of business less estimated cost of completion and the estimated cost necessary to make the sale. ये NRV होता है। AS2 also provides that estimates of NRV are to be based on the most reliable evidence available at the time the estimates are made as to the amount of inventories are expected to realize. These estimates take into consideration fluctuation of prices or costs directly relating to events occurring after the balance sheet date to the extent that such events confirm the conditions existing at the balance sheet date. तर तेच बोलतात असं नाही का वाटत आहे? हो ना? Now NRV of materials held for use or disposal. Material and other supplies held for use in production of inventories are not written down below cost if the selling price of finished product containing the material exceeds the cost of the finished product. Finished product अगर से cost से ऊपर, मतलब cost या cost से ऊपर selling price है finished product की, तो आपको क्या करना है? Material is valued at cost. The reason is as long as these conditions hold, the material realizes more than its cost as shown below. Review of the NRV at each balance sheet date. मस्त म्हणे काहीतरी चुकलंय त्यांचं, पुढं काहीच नहीं दिलंय। ओके, सो एग्जाम्पल ही दिया नहीं उन्होंने, मतलब वो वही बता रहे हैं कि फिनिश गुड्स अगर आपने एट कॉस्ट या अबाउ कॉस्ट सेल किए तो उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट पे वैल्यू करो। अगर फिनिश गुड्स बिलो कॉस्ट सेल कर रहे हो, आउट ऑफ फैशन शर्ट है, तो उसका रॉ मटेरियल रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करोगे। रिव्यू ऑफ एनआरवी एट ईच बैलेंस शीट डेट, क्योंकि वो एस्टिमेट है इसलिए एस्टिमेट को रिव्यू करना पड़ता है। अगर वो एक्चुअल है तो रिव्यू करोगे क्या? इसकी प्राइस हर रोज रिव्यू करोगे क्या? एक्चुअल प्राइस है ना एसी की,
बट जो NRV है जहाँ पर एस्टिमेट्स होते हैं वहाँ पर रिव्यू करना पड़ता है, करेक्ट। जैसे एस्टिमेट आज लग रहा है पास हो जाऊँगा, कल लग रहा था रैंक में आ जाऊँगा, आज लग रहा है पास हो जाऊँगा, 2 दिन बाद लगता है कि नहीं शायद एक ही एग्जाम्शन आएगा। सो वो एस्टिमेट्स हमेशा चेंज होते रहते हैं ना एस्टिमेट्स, सो वो भी रिव्यू करने पड़ते हैं। वैसे बिजनेस में भी चेंज होते हैं एस्टिमेट्स, सो वो एट ईच बैलेंस शीट डेट रिव्यू करने हैं। सो एन असेसमेंट इज मेड ऑफ NRV एज एट ईच बैलेंस शीट डेट। अभी सिर्फ डिस्क्लोजर्स बाकी है कि डिस्क्लोजर्स क्या क्या करने हैं, तो वो डिस्क्लोजर्स कल पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। अभी आप MCQ सॉल्व करने वाले हो। 4 ही इलस्ट्रेशन है इसमें। विच आइटम ऑफ इन्वेंट्री इज अंडर द स्कोप ऑफ AS2? Raw material, correct. Materials and other supplies held for use in the production of inventories are not written down below cost if the finished products in which they will be incorporated are expected to be sold. At or above cost. बाकी स्टूडेंट्स को क्यों नहीं आया? Material and other supplies held for use in the production of inventories. Why you are holding material? Why you are holding supplies? For the use in the production of inventories, you are holding material and inventories are not written down below cost. Below cost वो write down नहीं करने हैं आपको if the finished products in which they will be incorporated are expected to be sold at or above cost ना। एक फिनिश्ड यूनिट बनाने के लिए 10 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल लगते हैं। हाँ, बट हमारा जो फिनिश्ड यूनिट शर्ट था, तो एक शर्ट बनाने के लिए 10 बटन्स लगते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो एक शर्ट की अगर एक शर्ट की कॉस्ट 400 है, और वो शर्ट मैं सेल करती हूँ 1000 को, शर्ट की सेलिंग प्राइस क्या हुई? अबाउ कॉस्ट हुई। शर्ट की सेलिंग प्राइस अबाउ कॉस्ट है क्या? तो उस केस में शर्ट का जो रॉ मटेरियल था कॉटन, वो वैल्यूड होगा एट कॉस्ट। इफ शर्ट सेलिंग प्राइस इज एट और अबाउ कॉस्ट। अगर मेरा शर्ट का सेलिंग प्राइस है 400, तो भी क्या होगा? रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट। 900 है तो भी एट कॉस्ट। बट जब शर्ट का सेलिंग प्राइस 399 हो जाएगा, तब कॉटन का प्राइस क्या होगा? हाँ, वो शर्ट का सेलिंग प्राइस है। सो कॉटन का कॉस्ट क्या होगा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आता कळलं? रॉ मटेरियल कॉटन का रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये कॉटन नहीं चाहिए क्योंकि इस कॉटन से जो शर्ट बन रहे हैं वो आउट ऑफ फैशन है, तो अभी ये कॉटन नहीं चाहिए हमें, उसका रिप्लेसमेंट चाहिए हमें अभी। तो वो रिप्लेसमेंट की जो कॉस्ट लगी वो लेनी है। इफ द फिनिश प्रोडक्ट्स
आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड बिलो कॉस्ट. एक्सपेंस म्हणताय तर ते सेल करून जे पैसे तेवढे रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट का जो कॉस्ट लगेगा वो. म्हणजे आता समजा मला ही बुक घेऊन दुसरी बुक घ्यायची तर त्याच्यामध्ये मला जेवढी कॉस्ट इन्कर करायला लागेल ती कॉस्ट रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री वैल्यू करना है हमें. हाँ, सो अभी जो कॉटन पड़ा हुआ है वो मुझे रिप्लेस करने के लिए जो कॉस्ट लगेगी वो पूरी उसका वैल्यू आ जाएगा. अगर मैं रिप्लेस करने को जाऊं तो क्या कॉस्ट लगेगी वो. मैं एक्चुअल रिप्लेस करने को नहीं जा रही हूँ. ये सब एक्सपेक्टेशन से रहे. हाँ, सो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, एक्सपेक्टेशन चल रहे हैं कि शर्ट शायद 390 को सेल होगा, आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड. बट अगर सच में 400 को सेल हुआ तो रॉ मटेरियल का क्या होगा. ये सब 31 मार्च का एस्टिमेशन चल रहा है कि आपका शर्ट आर एक्सपेक्टेड टू सोल्ड बिलो कॉस्ट. ओके, तो अगर मैं इस कॉटन को रिप्लेस करने के लिए जाऊं तो मुझे क्या कॉस्ट लगेगी. सब एक्सपेक्टेशन, दैट नेट कॉस्ट ओनली, दैट नेट कॉस्ट विल बी दैट द कॉस्ट ऑफ दैट इन्वेंट्री. ओके, क्योंकि ये सब एस्टिमेट ही चल रहा है, एक्चुअल सेल नहीं हुआ है वो बिलो कॉस्ट. वो अबाउ कॉस्ट भी सेल हो सकता है फिनिश गुड्स आपका शर्ट. ये क्लियर हुआ क्या. और ये सेंटेंस यहाँ पर दिया था जब आप नींद में थे, जब मैं पढ़ रही थी. 2-3 बार आके गया ना वो, यहाँ पर भी है. यहाँ पर एक बार था, उस चार्ट में था. यहाँ पर रॉ मटेरियल इज एट कॉस्ट इफ फिनिश गुड्स आर सोल्ड एट और अबाउ कॉस्ट. तो एट कॉस्ट होता है रॉ मटेरियल. इफ फिनिश गुड्स आर सोल्ड बिलो कॉस्ट देन रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है रॉ मटेरियल का. हो गया क्या. MCQ2 का आंसर क्या है. हाँ, आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट और अबाउ कॉस्ट. All of the following costs are excluded while computing the value of inventory except, ये exclude होता है. हाँ, except allocated fixed production overheads based on normal capacity. ये exclude नहीं होता है ना, ये include होता है. Abnormal wastage exclude होता है. Storage cost which is not necessary part of the production process exclude. Identify the statement which is or which are incorrect. इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट चाहिए मैं. दादर, डी, दादर ना, डी फॉर दादर ना. डी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री वैल्यूएशन. ये इनकरेक्ट है ना. सो जनरली अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा तो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है. सो पढ़ते वक्त लास्ट से पढ़ने का. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर करेक्ट और इज करेक्ट. तो लास्ट वाला ही करेक्ट हो सकता है. तो लास्ट से ही पढ़ना स्टार्ट करो, वहाँ पर ही करेक्ट मिल गया. अभी यही ये पढ़ के समझ में आ रहा है ना ये इनकरेक्ट है, तो ये 3 नहीं पढ़े तो भी डी आंसर आ जाएगा. क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये कंफर्म इनकरेक्ट है. तो ये आंसर कर दो, ये 3 पढ़ो भी मत. सो आज के होमवर्क के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही करना है. ओके, कपिल एंड डेल्टा हुए थे ना हमारे. 9 किया है क्या.
सो आज कंप्लीट करो फिर। 9th वाला क्या है, उसका नाम क्या है बताओ, कंपनी का? नया नया बुक किसके पास है, आर्य के पास? ओलिवा। क्वेश्चन नंबर, हाँ सो ये क्वेश्चन 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर अलग हो सकता है हाँ आपका। ओलिवा वाला आपको करना है सॉल्व, ठीक है। 7 एडजस्टमेंट्स वाला पहले आप ट्राई करो, अभी मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। आपका टैली हो गया तो कुछ डिस्कस करना ही नहीं है फिर। ओके, ओलिवा बैलेंस शीट आज का होमवर्क है। ग्रुप पे डाल देती हो क्या प्राजक्ता क्वेश्चन नंबर? यस, कल क्या है? थर्सडे हाँ। सो कल AS2 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं हमें, इलस्ट्रेशंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस, एंड देन वी विल स्टार्ट विथ AS10। ओके, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्राइडे को।